हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल दास। देखो, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था जो अपना वेव्स चैप्टर था, तरंगे जो चैप्टर था, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी जो आपकी है, काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये जो लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है क्रैश कोर्स की, ये सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे आप एचटेट का एग्जाम देंगे, चाहे आप केवीएस का देंगे, और चाहे एनवीएस का देंगे, चाहे ईएमआरएस का देंगे, या फिर अदर कोई भी एग्जाम जहां ये टॉपिक पूछे जाते हैं, जहां 11 12 की फिजिक्स का सिलेबस आपका कवर किया जाता है, वहां ये सारे के सारे टॉपिक जो है अपने बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ओके, तो अपने स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। इसके अंदर अपने इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे और जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर अपने इसके क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटेशन। ओके, जो ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण, वो क्या होता है कि पृथ्वी क्या करती है, हर वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। पृथ्वी जिस त्वरण से वस्तु को आकर्षित करती है, आप कोई भी वस्तु ऊपर रखोगे, जैसे ये मार्कर है, इसको ऊपर रखोगे, छोड़ोगे तो नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। जितने एसिलेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है, वो एसिलेशन, वो त्वरण क्या कहलाता है, वो त्वरण अपने पास कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन का। वो लॉ क्या था कि कोई भी दो वस्तुएं हैं जिसमें से एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जहां आर क्या है, उनके बीच की दूरी, जी क्या है, जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। सार्वत्रिक होता है, ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और मान लो किसी m1 मास की वस्तु को अर्थ है, उसका मास m2 है और वो खींच रही है। ठीक है, मान लो आप स्मॉल m मास की वस्तु को अर्थ है, उसका मास me है, वो अपनी तरफ खींच रही है। इस बल को अपने ma लिखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है तो यहाँ g लिखेंगे, तो m से m गया। जो आपके पास g होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो अपने पास आएगा gm बटा r e का स्क्वायर। जहां r e क्या है, पृथ्वी और उस जो वस्तु है उसके बीच की दूरी है, me क्या है, अर्थ का द्रव्यमान है, g क्या है, सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक है। ठीक है, ये अपने पास गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, लगभग 40-45 मिनट के अंदर मुझे लगता है ये जो डिस्कशन था अपना हो जाएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर अपने पास सबसे पहले आता है जो आपके पास फोर्सेस थे ना, चार मूलभूत फोर्स थे, चार जो फंडामेंटल फोर्सेस थे, वो चार थे अपने पास, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, हिंदी में लिखना तो आप लिख लो मूलभूत बल, चार प्रकार के थे। इसके अंदर अपने पास एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया इसमें से एक। जो दूसरा था ये हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, विद्युत चुंबकीय बल। जो थर्ड था अपने पास, थर्ड हो जाएगा अपने पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ओके, ये प्रबल बल अपने हो जाएंगे। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीक फोर्सेस। क्या हो जाएगा, वीक फोर्सेस। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो जो अपने पास दुर्बल जो बल है वो वाले हैं ये। ओके, इसके अंदर देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने पास, वो कहां लगता है, टू मासेज के बीच में लगेगा। क्या लगेगा, टू मासेज के बीच में लगेगा। और ये क्या है, दुनिया का वीकेस्ट फोर्स है। क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। इतना वीक है कि ये आपको महसूस भी नहीं होता। जैसे कि मतलब आप हो, मैं हूं और मेरे सामने ये कैमरा है ना, तो कैमरा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, मैं कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, पर ये बल इतना कम है कि दोनों को महसूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये किसके बीच में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में, चार्ज पार्टिकल के बीच में, या आप कह दो किसके बीच में लगता है, ये कणों के बीच। कौन से कण होने चाहिए, आवेशित कणों के बीच ये अपना जो बल है लगता है। इसका एक रूल ये भी है, जहां पे गामा पार्टिकल आपको दिखेगा, जहां आपको गामा पार्टिकल दिखेगा वहां क्या होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स होगा, विद्युत चुंबकीय अपने पास बल होगा। इसी के अंदर ये आती है अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आती है, ईएम वेव आती है। ठीक है, ये सब इसके अंदर आती है। और इसके अंदर जो एनर्जी रेडिएट होती है वो EMW वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। अब इसके बाद आता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, इसके अंदर एक फोर्स आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय बम बनते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, तो वहां इतनी सारी एनर्जी कहां से आई,
वो इतनी सारी एनर्जी इसीलिए आई कि नाभिक के बल क्या थे, बहुत ज्यादा प्रबल थे, वहीं से वो अपने पास एनर्जी आई। और ये होता क्या है, कहाँ है, ये होता है अपने पास नाभिक के अंदर। नाभिक का आकार होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्या है, इस फोर्स की रेंज है। ठीक है, ये क्या है, इस फोर्स की रेंज है। जो वीक फोर्स है या आप कह दो जो दुर्बल बल है, ये कहां होते हैं, ये अपने पास जहां बीटा डी के होगा ना, वहां क्या होगा, दुर्बल बल होगा। या आप कह दो जहां न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आपको देखने को मिलेंगे, वहां आपके पास क्या आ जाएगा, दुर्बल बल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन नाम है चैप्टर का, तो अपने जो मेन डिस्कशन है वो रहेगा ग्रेविटेशन के ऊपर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसकी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि न्यूटन थे, उनके सिर के ऊपर एक सेब आके गिरा, तो उन्होंने देखा कि वो सेब नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो वो अपने पास गुरुत्वाकर्षण था, है ना। ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इसी चीज को ग्रेविटी कहते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं या गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, और ये फोर्स जो है वो किस प्रकृति का होता है, अट्रैक्टिव प्रकृति का। कौन से का, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, या आप कह दो आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का अपने पास ये बल होता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है ग्रेविटी की बात करी ली मैंने। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी या आप कह दो गुरुत्व है। ये क्या है, ये है अपने पास, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसका मास है m e, और यहाँ जो बाल आप हो उसका मास m है, तो ये अपने को तरफ आकर्षित करेगी, है ना। जो धरती है अपने पास, वो मास जो अपने पास मास होगा किसका, धरती जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसी चीज को क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को अपने गुरुत्व कहते हैं। और इसके बाद अपने पास आता है गुरुत्व के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद क्या आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व के कारण क्या होता है, वस्तु देखिए जैसे ये वस्तु क्या है, इसका वेग कितना है, 0 अभी, छोड़ेगी और नीचे जाओगे तो इसका वेग कितना हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा अपने पास v। ठीक है, इसका वेग प्रारंभ में कितना था, 0 था, उसके बाद कितना हो गया, v हो गया। तो इतने टाइम के अंदर जो इसका वेग चेंज होगा वहां क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो जो त्वरण है ना वही, वो क्या है, वही क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और कोई वस्तु को छोड़ दिया जाए गुरुत्व के अंदर सीधा गिरने के लिए, ठीक है, तो इसको कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का अर्थ क्या है, कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के बल के प्रभाव में फ्रीली गिर रही है। ठीक है, इसे कहते हैं अपने मुक्त पतन या फ्री फॉल। इसके बाद आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जो था गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था अपने पास, ये किसने दिया था, ये अपने को दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला कि एक मास m1 है, एक दूसरा मास m2 है, दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी है, r है। दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, समानुपाती होगा दोनों के मास के गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये अपने पास जो Fg है ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास माइनस m1 g m1 m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ g क्या है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इंग्लिश हिंदी में आपको लिखना है तो आप लिखो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है ये, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -12 10 की घात -11। ठीक है, मात्रक की बात करें तो मात्रक आप यहां से निकाल सकते हो, जी छोड़ो यहीं पे, आर स्क्वायर इधर ले जाओ, एम इधर ले जाओ, एम इधर ले जाओ, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है आपके पास, जो नेगेटिव साइन है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को। किसको, अट्रैक्शन को, कि आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति आकर्षण प्रकृति है। ठीक है, सदैव दो बिंदुओं के बीच, दो मास के बीच जो बल लगेगा अपने पास वो कैसा लगेगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, अब जी की विमा की बात करें तो आप जी की विमा इंग्लिश में लिख लो, डायमेंशन ऑफ जी कितनी हो जाएगी, बल की विमा कितनी होती है mlt -2, और जो लंबाई है उसकी L2 हो जाएगी।
m2 है ना, मीटर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगी, और ये आ जाएगा अपने पास m2। ओके, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा m से m गया, मास था ना, ठीक है मास था, m से m गया, तो ये आ जाएगा m-1, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये लिख दो m-1 L3T-2। ये क्या आ गई, गुरुत्वीय नियतांक की विमा आ गई, कितनी आ गई, m-1 L3T-2, m-1 T L3 और T-2, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुरुत्वाकर्षण नियम। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है इस फोर्स की, तो वो देखो, या कह दो आप गुरुत्वाकर्षण बल के गुण, ठीक है, या प्रवृत्ति, तो ये आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति। इसके अंदर देखो अपने पास पहला क्या आएगा, ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स, हिंदी में लिख दो आप केंद्रीय बल। केंद्रीय बल किसे कहते हैं, देखो जैसे कि अपने पास एक ये वस्तु है, ठीक है, और इसके पास एक दूसरी वस्तु ये, ठीक है, तो ये बल इस वस्तु को क्या करेगा, हमेशा अपने केंद्र की तरफ खींचेगा। इस वस्तु के कारण इस पे लगने वाला बल इस वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है ना, केंद्र की तरफ खींच रहा है, तो ऐसे बल को कहते हैं केंद्रीय बल या सेंट्रल फोर्स, ठीक है। जो सेकंड आता है वो आता है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये संरक्षित बल है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। संरक्षी बोलो, संरक्षी बल बोलो। संरक्षी बल का अर्थ क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, पाथ इंडिपेंडेंट होगा संरक्षी बल है, तो इसका जो कर्ल होगा वो कितना आएगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं तो इसका कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे जो बल है अपना वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद आता है म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, ये कैसा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है कि जितना बल m1 m2 पे लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण, उतना ही m2 किस पे लगाएगा, m1 पे लगाएगा, समझ गए ना आप। जैसे ये इन दोनों के बीच बल लग रहा है, तो m1 m2 पे जितना लगा रहा है Fg12 पे जितना लगा रहा है उतना ही 2 लगा रहा है किस पे, 1 पे, समझे आप। इन दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये जो विपरीत और दिशा विपरीत रहेगी और परिमाण इनका क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। दूरी r हो, मास अपने पास m1 m2 हो, तो ये हो जाएगा g m1 m2 बटा r², ठीक है। और ये क्या करेगा, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अनदर मास, presence does not depend upon presence of another mass, ठीक है। दूसरे मास की उपस्थिति पे, दूसरे द्रव्यमान की उपस्थिति में निर्भर नहीं करेगा, जैसे कि m1 है, m2 है और यहां अपने पास m3 है, ठीक है। तो m1 m2 के बीच जो बल लगेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ m1 m2 पे डिपेंड करेगा, है ना, और इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा। ये कभी भी जो तीसरा मास m3 है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। जो मास वो इन दोनों के बीच जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, Fg m1 m2 बटा r² आएगा, वो m3 पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, ओके। इसके बाद अपने पास आती है सेल थ्योरम। वो सेल थ्योरम थोड़ी सी क्या है आप देखो, ठीक है। इसमें चलो ये रख लो आप, काम आएगा आपके, इसको इरेज नहीं करते हैं। इसके बाद अपने पास है सेल थ्योरम। सेल थ्योरम क्या कहती है आप देखो, कोस है ना, एक गोलीय कोस है, उसके कारण कोस नियम कह दो इसको आप, ठीक है। इसको आप समझो, एक यहां समझते हैं, एक आगे वाले पेज पे समझते हैं, ओके। देखो यहां आपके पास कोई क्या है, सेल है, सेल समझ रहे हो ना, खोखला गोला है, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है, ओके। इससे स्मॉल r दूरी के ऊपर, इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी के ऊपर दूसरा मास कितना है, स्मॉल m मास है। तो दोनों के बीच बल कितना होगा, दोनों के बीच बल होगा F बराबर G m बटा r² होगा ना। अब देखो मान लो ऐसा कब
ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ये होगा कि आप सारा का सारा मास कहां सेंटर्ड मानोगे, इसका जो केंद्र है ना, आपको ऐसा लगेगा सारा का सारा मास क्या है, इसके केंद्र पे है। ठीक है, जब आप जिस पॉइंट पे बल लगाना देखना चाहते हो, गुरुत्वाकर्षण बल देखना चाहते हो, वो क्या है, इस सेल से बाहर है। यही पॉइंट अगर सेल से अंदर होता, यही पॉइंट अगर आप सेल से अंदर ले आओ, ठीक है, यहां ले आओ, तो आप देखो वो अपने पास किया था ना, गाउस का नियम पड़ा था, उसके अकॉर्डिंग देखो इस सेल के अंदर मास कितना है, सारा का सारा सेल तो बाहर ही है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो इस पॉइंट के ऊपर जो भी पार्टिकल आएगा, स्मॉल एम आ गया, तो इन दोनों के बीच बल कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास इससे क्या है, बाहर है। गाउस के पृष्ठ के हिसाब से देखो तो सारा का सारा बल कहां होगा, बाहर होगा। तो आप कह सकते हो एफ जी कितना आएगा, जी एम एम बटा आर स्क्वायर आएगा, जब आर क्या है, आर से बड़ा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लो आप कैपिटल आर है, और एफ जी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जब आर क्या है अपने पास आर से छोटा है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ये अपने पास क्या है, होलो स्फीयर हो गया एक तरीके से, है ना, सेल जिसे आप कहते हो, तो सेल कह लो या कह दो होलो स्फीयर, है ना, खोखला गोला ही क्या है, हिंदी में लिख लो आप खोखला गोला। ओके, इसके बाद देखो, ये अगर यही स्फीयर कैसा होता, सॉलिड स्फीयर होता, तो इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के केस में देखो क्या होगा, आपको लगभग गुरुत्वाकर्षण जो क्या था, गाउस का नियम था ना, लगभग उसके हिसाब से चलना है। इतना बड़ा मान लो आपके पास गोला है, ठीक है, इस पूरे का मास कितना है, m है, इसकी जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो कोई पार्टिकल यहां स्थित है, और इसके सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r मान लो आप, कितने स्मॉल r है, तो बल कितना आ जाएगा, F बराबर, ठीक है, यहां स्मॉल r m है, जी स्मॉल कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा आर स्क्वायर, जी कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर है। ठीक है, ओके, ये अब देखो, अब जब ये पार्टिकल बाहर है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पार्टिकल ही मान लो कहां होता, आपके पास इसके अंदर होता, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इससे मान लो आप ये स्मॉल आर त्रिज्या है, ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या है, और यहां पे कोई ये स्मॉल आर त्रिज्या, और यहां पे आपके पास कोई मास m स्थित है, तो कितना बल लगेगा, देखो सिंपल सी बात, गाउस के नियम से निकालो कि ये जो सरफेस अंदर वाली सरफेस है ना, इसके अंदर कितना मास है, इसके अंदर जितना मास होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, कि जो m मास होगा उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना। इसके अंदर तो कंप्लीट मास था आपके लिए अवेलेबल था इसमें बल लगाने के लिए, पर यहां क्या है, कंप्लीट मास अवेलेबल नहीं है, इसमें सारा मास कहां रहेगा, सेंटर पर रहेगा, इसमें भी सेंटर पर रहेगा, पर रहेगा कितना, उतना ही रहेगा जितना कि इस स्मॉल आर तक क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, ये मान लो कंप्लीट m था, तो जो ये अंदर वाला गोला है ना, इसका मास कितना हो जाएगा, m डैश। m डैश कैसे आएगा, देखो घनत्व क्या रहेगा बराबर, तो m डैश बटा अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल कितना था, मास m 4 पाई, घनत्व कॉमन रहेगा ना, तो 4 बटा 3 पाई आर क्यूब, तो यही 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मास बटा अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व हो गया। ठीक है, रो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से m डैश निकालो, इससे ये गया, तो यहां से अपने पास m डैश आ गया, कितना आया, m आर क्यूब बटा ठीक है, m डैश कितना आ गया, m स्मॉल r क्यूब बटा r क्यूब आ गया। ओके, ठीक है, अब बल निकाल दो भाई, बल कितना आएगा, F बराबर आ जाएगा G m डैश, अब इसके अंदर मास कितना है, m डैश है, जो भी किस पे है, सेंटर पे है, m डैश इंटू ये क्या है, जिस पे निकालना है उस पे स्मॉल m बटा दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो r स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आप देखो G m डैश का मान रख दो, आप m डैश का मान रखो, m डैश का मान रखोगे तो वो कितना है, m इंटू आर क्यूब बटा r ये वाला क्यूब, और ये कितना है, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से ये काटोगे तो यहां बचेगा r तो आपके पास f है वो कितना है, f है अपने पास gm बटा आर क्यूब, कॉन्स्टेंट है ये तो सारे के सारे, इंटू के आ गया स्मॉल r, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये दूरी r बढ़ रही है, ये अपने पास f बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब जो ये r इजिकल टू आर स्थिति है, तो इससे पहले क्या रहेगा, समानुपाती r रहेगा, तो ये समानुपाती के हिसाब से चलेगा, इससे बाहर क्या चलेगा, व्युत्क्रमानुपाती 1/r उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे आकर के तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लिखना हो तो आप लिख दो, इस पे f आएगा gm बटा आर क्यूब इंटू आर, यहां आ जाएगा gm बटा
जी एम एम बटा आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जी एम एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपका आर बढ़ रहा है, यहाँ आपका गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपने जो सेल थ्योरम थी वो देख ली। अब आता है वैल्यू ऑफ, यहां आप लिख दो आप नया टॉपिक, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू देखनी है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये पार्टिकल m है, ये अपने पास अर्थ का मास है, दोनों के बीच क्या है, दूरी मान लो आप r है। ठीक है, या इसको आप एक अलग तरीके से देखो कि ये अपने पास अर्थ है जिसकी त्रिज्या कितने हैं r है, इसके ऊपर स्मॉल h हाइट के ऊपर क्या है आपका पार्टिकल m है, जो अर्थ है इसका मास me है। ठीक है, जो बल कितना लगेगा इस पार्टिकल और me के बीच में, इसको अपने लिखते थे ma के रूप में। ठीक है, जो यहाँ एसिलेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको आप लिख दो mg के रूप में। यहाँ ये लग जाएगा g me m बटा h प्लस r का स्क्वायर, यही तो होता है g m1 m2 बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, m से m गया तो g आ गया आपके पास g me बटा h प्लस r का स्क्वायर। एज वी नो, हमें पता है, एज वी नो क्या पता है, जो h होता है, जो हाइट होगी कितनी कर लो, r से क्या रहेगी, कम रहेगी पृथ्वी की सतह पे या पृथ्वी से थोड़े ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, r प्लस h क्या बन जाएगा, r प्लस h क्या बन जाएगा, r बन जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया g बराबर जी एम ऑफ ई बटा r का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, ग्रेविटेशन ड्यू टू, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एसिलेशन ड्यू टू अर्थ। ठीक है, ये कहां काम आएगा, ये उन क्वेश्चन में यूज आएगा जहां आपको कैसे जाएगा, मास कितना है, दुगना है, त्रिज्या कितनी है, आधी है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल एसिलेशन जी होगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो वहां आपको ये फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे जहां आपको ऐसे बोल दिया जाए कि एक दूसरा ग्रह है जिसका मास तो इससे दुगना है और जो त्रिज्या है वो पहले वाले से आधी है, ठीक है, या दुगनी है, 4 गुनी 10 गुनी है, तो वहां ग्रेविटेशनल एसिलेशन कितना लगेगा वो आप देख सकते हो, है ना। फोर्स की जहां पे कंपैरिजन कराएंगे, ये जो त्वरण है उसकी कंपैरिजन कराएंगे, वहां अपने पास ये काम करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एज पृथ्वी की जो त्रिज्या है कांस्टेंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान है वो कांस्टेंट है, और जो गुरुत्वीय नियतांक है वो भी अपने पास कांस्टेंट है, सारे मानक होगी, तो ये अपने पास आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं अपने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद आता है कि जो ग्रेविटेशनल एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये एक जैसा नहीं रहता, ये क्या करता है, ये चेंज होता है। तो यहां आप नया टॉपिक लिखो, वेरिएशन इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने पास जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, क्या इसका मान सबके लिए सेम है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे कैसे बदलेगा वो इस टॉपिक में अपने पढ़ने वाले हैं। या इसको आप लिख लो गुरुत्वीय त्वरण जी में बदलाव, है ना, गुरुत्वीय त्वरण जी में स्थितियों के साथ बदलाव। इस जी के अंदर कैसे कैसे बदलाव होगा आप देखिए। पहला केस आता है इसके अंदर अपने पास, इसका जो पहला केस है वो है जी विद हाइट। ठीक है, जी विद हाइट, ऊंचाई के साथ जी में कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, एक बात याद रखें, जो जी है ना वो सरफेस में मैक्सिमम है, जैसे जैसे एच बढ़ेगा अपने पास गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब जी विद डेप्थ भी आएगा, अब जी गहराई के साथ भी तो बढ़ेगा या घटेगा, मतलब चेंज होगा। तो जैसे गहराई बढ़ेगी, गहराई को अपने डेप्थ लिख रहे हैं, जैसे डी बढ़ेगी जी का मान फिर से घटेगा, जी का मान मैक्सिमम किस पे होगा, सतह पे ही होगा। ओके, और ये आएगा जी विद लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है ना, कोई कोण बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन सा कोण बोलते हैं, जी विद लैटिट्यूड। ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड बोलते हैं लैम्डा को। ठीक है, अब लैम्डा बढ़ने घटने से क्या होगा, जी के मान में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, जी के मान में चेंज होगा। मैक्सिमम जी कहाँ होगा, यहाँ भी जी घटेगा ही, यहाँ भी जी घटेगा ही। ठीक है, मैक्सिमम जी कहाँ रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, जी मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तो ये तीनों चीज देखते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों का डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है, जब मैंने इसका पूरा कोर्स करवाया था तो मैंने उसमें डेरिवेशन करवाया था, है ना, जहां भी मैंने कोर्स करवाया था तो वहां मैंने ये पूरा डेरिवेशन करवाया था, जिसकी अपने को अब नीड नहीं है।
क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्म में देखो, हाइट के साथ जो जी है वो किस तरीके से बढ़ेगा, देख लो आप, बताता हूं मैं आपको। जो विद हाइट, जी विद हाइट, ठीक है, देखो हाइट से ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये इसकी त्रिज्या r है, इससे h हाइट पे आपने देखा, और इससे ऊपर जैसे h बढ़ सकता है, काम ये ना, तो जो g डैश आएगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, वो एक तो सतह के ऊपर है, एक तो सतह के ऊपर है, एक आप ऊंचाई पे जाओगे तो वैसे चेंज होगा। तो जो आपका g आएगा किसी ऊंचाई h पे, तो यहां आप लिख लो एट एनी हाइट, किसी ऊंचाई एट एनी हाइट स्मॉल h, ग्रेविटेशनल एसिलेशन विल बी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन विल बी, ठीक है, किसी हाइट h के ऊपर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो कैसे बदलेगा, किस प्रकार उसमें बदलाव आएगा, वो आप देखो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके पास आएगा जी डैश बराबर जी 1 - 2h बटा r, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको करवा सकते हैं पर नीड नहीं है ना, क्रैश कोर्स में इतना कराएंगे तो ये लंबा कोर्स ही खींच जाएगा, जो मैं करवाना वर्थ इट नहीं समझता, ठीक है, नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जी डैश बराबर कितना आ गया, जी 1 - 2h बटा r। अब सेकंड केस क्या है, ये तो आ गया हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से क्या है, दोगुना घट रहा है ना, 2h बटा r घट रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण कितना घटेगा, तो g माइनस का 2gh बटा r, ये अंतर आ गया ना, ये अंतर है गुरुत्वीय त्वरण में, और वो इस तरीके से घट रहा है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद है मुझे। दूसरा पॉइंट आप देखो, दूसरा पॉइंट है अपने पास g विद डेप्थ, जी विद डेप्थ, ठीक है। जो मान लो कि ये अपने पास अर्थ थी जिसकी जो त्रिज्या है वो r है, इससे d डेप्थ के ऊपर, इसके अंदर आप d पॉइंट पे चले गए, वहां पे आप गुरुत्वीय त्वरण देख रहे हैं, है ना, वो आपको पता ही है, जो गुरुत्वीय त्वरण d होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण g डैश होगा यहाँ भी, ठीक है, g डैश होगा, वो कितना आएगा 1 - h बटा r आएगा, पहले वाले से तो कम आएगा, सबसे हाईएस्ट किस पे होगा, सरफेस पे ही होगा। तो बाहर अपने पास कितना आएगा, अंदर बाहर कितना आएगा, कम आएगा, अंदर भी कितना आएगा, कम आएगा, हर जगह कम आएगा, सरफेस पे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो एट एनी डेप्थ, एट एनी डेप्थ डी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन विल बी, ग्रेविटेशनल एसिलेशन विल बी कितना हो जाएगा, तो वो इतना हो जाएगा, ठीक है। एच नहीं आएगा यहाँ पे, डेप्थ अपने डी लिए ना, तो यहाँ डी लिखो, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एसिलेशन, ये तो हो गया हाइट के साथ, ये हो गया डेप्थ के साथ, ओके। इसको आप जो वो करवाया था ना आपको अभी केस की, जो गोला है उसके किसी पॉइंट के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, जब नीचे जाएगा 1g m1m2 बटा r प्लस h का स्क्वायर, उसको ऊपर ला करके जो अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है ना, तो उससे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये किस तरीके से घट रहा है, g माइनस का 2d है ही नहीं, gd बटा r, इस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके। हाइट के साथ भी देख लिया, डेप्थ के साथ भी देख लिया, दोनों तरीके से देख लिया, ठीक है जी। तीसरा आता है विद लैटिट्यूड, ठीक है, तीसरा आता है वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, ठीक है। जैसे कि अपने पास देखो, ये अगर पृथ्वी की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये बीच वाला सर्कल है, ठीक है, गोले के अंदर कई सर्कल होते हैं, यहाँ भी सर्कल होता है, यहाँ भी सर्कल होता है, ठीक है। ये आपके पोल्स है, ये आपका पी पोल्स है, एक दूसरा पोल ये है, ओके। तो ये अपने पास जो इसके साथ जो एंगल बनेगा, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उसका ये जो एंगल बनेगा, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है सरफेस के ऊपर, और ये इसकी ठीक बीच वाला सर्कल है, तो ये जो एंगल है ये कहलाता है लेमडा, ये कहलाता है लेमडा, जिसे अपने कहते हैं लैटिट्यूड। अब आपको खुद दिख रहा है, ये तो हो गया पोल्स, ये तो हो गया पोल्स पे, और ये हो गया भूमध्य रेखा, ये आ गई मेरे साहब इक्वेटर प्लेन, है ना। ये है अपने पास एक बीच, ठीक बीच से जाता है ना, उसे कहते हैं इक्वेटर प्लेन, इक्वेटर प्लेन, ठीक है। ये अपने पास क्या है, इक्वेटर प्लेन है, ठीक है। तो आपको पता है जो इक्वेटर प्लेन है उसके लिए लैम्डा क्या है, ठीक नीचे ही आ गया है ना, ये है इक्वेटर प्लेन, कहाँ है, यहाँ है, तो लैम्डा कितना हो गया 0, इक्वेटर प्लेन के लिए लैम्डा कितना हो गया 0, और
पोल्स के लिए, पोल्स कहाँ है, ऊपर है, ये लैम्डा यहाँ है, पोल्स कहाँ है, ऊपर है, तो लैम्डा का मान कितना हो गया 90। तो पोल्स के लिए जो लैम्डा है वो कितना है 90, ठीक है। तो इसके हिसाब से लैटिट्यूड के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कैसे बदलेगा, देखो वो आ जाएगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसकी, पृथ्वी के घूमने की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन, पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है ना, उसके लिए कितना इसको टाइम लगेगा वो वाला है ना, कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम पीरियड से रिलेट करके अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है 2π/t, जहां t क्या है 24 घंटे हैं। ओके, यहां पे अपने पास अब दो केस बनते हैं, कौन सा, एट पोल और एट इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं भूमध्य रेखा को, मुझे हिंदी याद नहीं, आप देख लेना। जो पोल होता है ये कहते हैं ध्रुव को, ठीक है, और ये मेरे हिसाब से भूमध्य रेखा को कहते हैं, लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, भूमध्य रेखा पर। ओके, तो ध्रुवों के ऊपर लैम्डा क्या है 90 डिग्री है, और यहाँ क्या है लैम्डा 0 डिग्री है, तो यहाँ जी डैश कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो जी डैश कितना आ गया जी, कि ध्रुवों के ऊपर जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होगा अधिकतम होगा, और यहाँ कितना आ जाएगा डी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 0, कोस 0 का मतलब 1, तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे थोड़ा कम होगा। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल चैप्टर है, इसको आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो चैप्टर था, विद्युत आवेश था, बल था, वहां पे चुंबकीय बल था, और विद्युत क्षेत्र था, विभव था, कार्य था, स्थिति ऊर्जा थी, उन सब से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, है ना। तो अपने पास अगला टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव, एंड सारा लिख लो इसके अंदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बस इससे ज्यादा वो तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा इसके ज्यादा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, गुरुत्वीय विभव, सबसे पहले देखो गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अनंत से, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन अनंत से किसी पार्टिकल को किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य जो है वो उस बिंदु P की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या है कि अनंत से किसी बिंदु को, जो पिंड है अपने पास, मान लो पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी की बात कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी की बात कर लो, किस पिंड की बात कर लो जिसका मास m है, ठीक, इससे कैपिटल R दूरी P के, इस कैपिटल R दूरी पे कोई पॉइंट P स्थित है, तो अनंत से किसी पॉइंट P पर लाने में किया गया कार्य जो है वो उस पॉइंट P की क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाएगा। ये जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है ये आती है Gmm/r, ये कितनी आती है, -Gmm/r आती है। यहाँ माइनस क्या दिखाता है कि सिस्टम कैसा है, बाउंड है, सिस्टम कैसा है अपने पास, बाउंड है ना, सिस्टम कैसा है, बाउंड है, जो पार्टिकल है वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे विभव निकालना हो तो ये तो क्या आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यहाँ विभव निकालना हो तो वो हो जाएगा U/m, जिस प्रकार U/q था पहले पार्ट में, यहाँ हो जाएगा U/m, तो ये बचेगा माइनस का Gm/r, ठीक है। ये क्या है, गुरुत्वीय विभव है, किसका, पृथ्वी का। अर्थ की बात करोगे तो -Gm/e/r हो जाएगा, इस दूसरे पिंड की बात करोगे तो माइनस का Gm/r आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, और अपने पास कॉन्सेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी का। तो नया टॉपिक यहां पे लिखो, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, हिंदी में हो जाएगा पलायन वेग। पलायन वेग क्या है, देखो किसी ग्रह को पृथ्वी की सतह से बाहर भेजने के लिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना उससे बाहर भेजने के लिए अपने को जिस वेग से फेंकना पड़ेगा ना वो क्या कहलाएगा, पलायन वेग कहलाएगा, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप कि किसी पिंड को आप पृथ्वी की सतह से फेंकोगे, है ना, पृथ्वी के अंदर से तो फेंक नहीं सकते, पृथ्वी की सतह से फेंकोगे ना, तो पृथ्वी की सतह से फेंकोगे तो पृथ्वी की सतह से उसको इतने वेग से फेंकना है कि वो कहां चले जाए, इससे पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की जो
जो रेंज है ना उससे बाहर ही चला जाए, समझ रहे हो ना आप, उससे बाहर ही चला जाए तो वो वेग क्या कहलाता है, प्लाइन वेग कहलाता है। प्लाइन वेग का मान वी का मान कितना होता है, इसका मान होता है 2gm/r। ये होती है अपने पास एस्केप वेलोसिटी। ज्ञात कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आपने इसको एस्केप वेलोसिटी फेंका तो यहां इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा सरफेस पे 0, और यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गया तो वेग क्या हो जाएगा, वेग कितना करना है, इसको 0 करना है, और वहां इसकी क्या है, वहां इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है ना। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करोगे देख लो कितना आ गया। यहां पे अपने पास क्या थी, एस्केप वेलोसिटी थी, और स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट पे पर थी, किस पे 0, और जब वहां पहुंच गया तो ये gmm/r इसकी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा 0। सॉल्यूशन करो, v क्या आएगा, यहां से आ जाएगा अपने पास 2gm/r। ठीक है, ये अपने पास रफ बरक हो गया। ठीक है, निकालने का तरीका नीड नहीं पड़ेगी, अपने पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, v = √2gm/r। ये अपने पास यूज आएगा कहीं भी एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो, कोई भी ग्रह के ऊपर एस्केप वेलोसिटी निकालनी होगी तो अपने पास यही फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, निकाला कैसे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और जब दूर पहुंच गया तो वहां भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये थी अपने पास एस्केप वेलोसिटी। अब अपने को आ जाता है कि अपने को एस्केप वेलोसिटी चाहिए नहीं, ठीक है, अपने को एस्केप इसको करवाना ही नहीं है। ठीक है, तो एक वेग आएगा ऑर्बिटल मोशन करवाने के लिए जो वेग चाहिएगा, ठीक है, जिसे कुछ कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, कि बाह्य एक कक्षा बना दी, एक बाह्य कक्षा है जिसके अंदर क्या कर रहा है, अपना उपग्रह है वो चक्कर लगा रहा है, तो उसको कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वहां वो चक्कर लगा सके जाकर के, तो वो वेलोसिटी अपने क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका था निकालने का। इसके बाद अपने पास आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। उससे पहले एक बात और देखो, इसको स्मॉल जी के पद में लिख सकते हैं ना। स्मॉल जी जो था वो क्या था, gm/r² था, तो इसको r से गुणा करो, इसको r से गुणा करो, ये क्या बन गया, gm/r। तो gm/r का मान कितना लिख दो, gr भी लिख दो, तो ये हो जाएगा 2gr। ओके, ये आ गई अपने पास क्या, एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद अपने पास आती है एस्केप वेलोसिटी के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी हिंदी में आप जिसको कहते हो कक्षीय वेग, क्या कहते हो, कक्षीय वेग। सेम का सेम वही तरीका है, सरफेस के ऊपर जो अपने पास आप सरफेस के ऊपर जो वेग लगाओगे ना, सरफेस के ऊपर मान लो आपने इसको किसी vo वेग से फेंक दिया, ठीक है, और ये ऊपर कहीं चला गया, और वहां ये कितने वेग से मोशन कर रहा है, vo से मोशन कर रहा है, vo से घूम रहा है। ठीक है, और वहां जो अपना इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन देगा, गुरुत्वाकर्षण बल देगा। तो यहां क्या नियम लगेगा, gmm r + h², ये क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और ये देगा mv²/r, mv² दूरी कितनी, दूरी तो r + h ही है। इसको सोल्व करोगे तो v0 कितना आएगा, √gm/r आ जाएगा, या इसको आप क्या लिखते हो, √gr। ये अपने पास कितनी आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या थी, √2gr, √2 बाहर, ये कितना आ गया, √gr, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा v0। ओके, ये अपने पास आ गया एस्केप वेलोसिटी और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी उसमें रिलेशन। इसमें आपको पूछे सिर्फ यही चीज आएगी ये वाली और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, निकाले कैसे वो दोनों के दोनों तरीके मैंने आपको रफली बता दिए। यहां जो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला है, और यहां जो फोर्स लग रहा था कि जो ये है क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह से मान लो किसी भी h हाइट के ऊपर कोई भी उपग्रह वो घूमेगा, घूमेगा या नहीं घूमेगा, दूरी पे h दूरी पे घूमेगा, तो वो v0 वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कंजर्वेशन लगाया। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभिकेंद्रीय बल होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा, उससे किया है। ठीक है, ये अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद आता है अपने पास स्टेशनरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या होता है, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप देख लो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, भूस्थिर उपग्रह कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, भूस्थिर उपग्रह।
ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या भूस्थिर उपग्रह है, ये क्या होता है आप देखो कि भूमि के सापेक्ष वो कैसा लगेगा, हमें स्थिर लगेगा। आप एक चीज समझना कि जैसे पृथ्वी है, ये क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है, और इसके आसपास जो उपग्रह होगा वो भी इसके साथ साथ क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। अब जितनी एंगुलर वेलोसिटी से पृथ्वी घूम रही है, उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये उपग्रह उसके साथ साथ घूमे तो हमें ये उपग्रह कैसा दिखेगा, स्थिर दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा। मान लो ये पृथ्वी है अपने पास, जैसे अगले पेज पे समझो आप, जैसे यही समझ लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके इस पॉइंट से हम देख रहे हैं और वो उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। जैसे जैसे ये घूम रही है पृथ्वी, वो उपग्रह यहाँ है ना, वो भी इतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हर पॉइंट के ऊपर हमें क्या दिखेगा, स्थिर दिखेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। समझ रहे हो ना आप कि पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ वो घूमता रहेगा, ठीक है, तो हमें वो स्थिर दिखेगा। और ये घूम रहा होगा तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका घूमने का टाइम पीरियड होगा, मतलब इसकी जो घूर्णन गति है, क्या बोलते हैं, वर्तीय गति कर रहा होगा ये पृथ्वी के चारों ओर, तो इसका जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, पृथ्वी के इक्वल ही होगा। पृथ्वी जितने टाइम में एक रोटेशन लगाएगी ये पृथ्वी के आसपास घूम जाएगा, है ना, तो इसका जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे होता है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 24 घंटे होगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कि मान लो कोई सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ओके। इसको आप लिख दो उपग्रह की कुल ऊर्जा, उपग्रह की कुल ऊर्जा, की कोई उपग्रह है वो ऊपर घूम रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका सीधा उत्तर लिखा देता हूं पहले, तो उसके बाद इसको सोल्व करवा देता हूं, तो वो आएगी माइनस का जी एम एम बटा 2r, इतनी आएगी आपके पास, कितनी आएगी, माइनस जी एम एम बटा 2r। नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि सिस्टम कैसा है, बाउंड सिस्टम है, जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है ना। निकालना कैसे वो आप देखो, सिंपली आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U कितना होता है, GGM बटा R, इतना ही तो होता है, और जो वेग होगा वो V0 होगा, तो ये आपके पास आ गया 1/2m V0 स्क्वायर। V0 क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना, VE से फेंक दोगे तो बाहर ही चला जाएगा, घूमेगा ही नहीं उसके आसपास, घुमाना है तो V0 से फेंकोगे आप, ठीक है। आपने V0 से फेंक दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी इतनी, ये अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी। यहाँ V0 का मान रखना, इसको सोल्व करना, आपके पास E कितना आ जाएगा, माइनस GMM बटा 2R आ जाएगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके काम आएगा। तो इसका जो डब्बा है चारों ओर का वो थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं, बना दे, देखो ये लो जी बना दिया आपके लिए, ठीक है। ये अपने पास आ गया क्या, गुरुत्वाकर्षण, क्या, टोटल एनर्जी आ गई, उपग्रह की कुल ऊर्जा आ गई, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है सिंपल सी बात, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो जो उसकी कुल ऊर्जा है ना, इतनी ऊर्जा अगर आप उपग्रह को दे दो तो उपग्रह वहां से भाग जाएगा, ठीक है। तो वही अपने पास क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। उपग्रह की बंधन ऊर्जा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, ये कितना होता है, ये होता है माइनस का E। जितनी बाइंडिंग एनर्जी है ना उतनी एनर्जी दे दो तो वो भाग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी उपग्रह की, ओके। इसके बाद अपने पास आते हैं कैपलर्स लॉ, ग्रहों की गति के कैपलर के नियम। तो आप लिखो कैपलर्स लॉज, कैपलर के नियम, ठीक है। जो ग्रह होते हैं, ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, नहीं ऑर्बिट तो कक्षीय हो गया ना, सैटेलाइट, ग्रह उपग्रह को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। कैपलर के नियम क्या थे, ग्रहों की गति के नियम थे। इसने 3 नियम दिए थे, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो नियम था कैपलर की ग्रहों की गति का, वो नियम ये था लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट ये था कि जो पृथ्वी के आसपास कोई भी ग्रह घूमेंगे ना तो वो कैसी क्लास में घूमेंगे, दीर्घवृत्ताकार में घूमेंगे, कैसे में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे, इलिप्टिकल में घूमेंगे, इलिप्टिकल सरफेस में घूमेंगे, इलिप्टिकल स्फीयर क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल वृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे, ठीक है। ये था
लो ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, कि वर्ताकार कक्षा में घूमेंगे, इलिप्टिकल क्या बोलोगे, क्लास में घूमेंगे या ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है, ऑर्बिट में घूमेंगे ऐसे बोल सकते हो आप। दूसरा था लो ऑफ एरिया। लो ऑफ एरिया, लो ऑफ एरिया क्या था कि मान लो ये अपने पास पृथ्वी है और यहाँ पे ये इसकी कक्षा है, ठीक है, तो dt टाइम इसने यहाँ लगाया, ठीक है, और dt टाइम में ये पहले dt टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, दूसरी dt टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों dt क्या है, सेम है। तो ये नियम था कि मान लो ये एरिया अगर डेल A1 है, ये डेल A2 है, चाहे दिखे छोटा बड़ा, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, समान होंगे। कब, जब दोनों ये समय क्या है, समान है। कहने का मतलब क्या है, लो ऑफ एरिया क्या कहता है कि समान समय के अंदर जो आपका ग्रह उपग्रह होगा वो क्या करेगा, समान क्षेत्रफल कवर करेगा, है ना, यहां से यहां तक आ गया और ये यहां से यहां तक आ गया, dt टाइम इसको लगा था, dt टाइम इसको लगा था, जो एरिया कवर किया गया और डेल A1 और डेल A2 दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये था अपने पास लो ऑफ एरिया। तीसरा क्या था, जब ये कंप्लीट सर्कल पूरा कर रहा है, ठीक है, जितना टाइम लगेगा उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो जो आपका टाइम पीरियड होगा उसकी जो स्क्वायर होगी, टाइम पीरियड की जो स्क्वायर होगी वो क्या होगी, इसके आयाम की क्यूब के समानुपाती होगी, या इसको आप लिख सकते हो t समानुपाती a की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको प्रूव करना जरूरी नहीं है, तीनों ही चीजों के प्रूव जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा इसके अंदर और डिटेल से आप देख लीजिए, है ना, जो मुझे लगेगा कि जरूरी है आपके लिए वो मैं आपको करा देता हूं। प्रूव करना ये आपको कहीं भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, और है तो इसमें भी नहीं जरूरी, पर फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। पहले आ जाओ लो ऑफ ऑर्बिट, यहां आप आ जाओ लो ऑफ ऑर्बिट। लो ऑफ ऑर्बिट, लो ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, लो ऑफ ऑर्बिट कहता है ये मान लो आपका सेंटर है, तो ये इसके आसपास दीर्घ वर्ताकार कक्षा में घूमेगा, ठीक है, ये इसके पास का कोई पॉइंट है, ये इसके दूर का कोई पॉइंट है, ठीक है। तो जो पास वाला पॉइंट होगा ना इसको अपने बोलेंगे पेरिहीलियन, पेरिहीलियन, है ना, और इसे बोलेंगे प्रोगी, और इसे बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट जहां इस पॉइंट के ऊपर जो उपग्रह होगा ना वो क्या होगा, सबसे नजदीक होगा, और ये वाला क्या होगा, सबसे दूर होगा। नियरेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट होगा, यहां इसकी दूरी क्या होगी, मिनिमम होगी। ये जो दूरी है ना, ये जो r है यहाँ पे क्या है, मिनिमम है, यहाँ जो r क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की वजह से, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एक चीज याद रखना, जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, केपलर के नियम आप लगा रहे हो, तो यहां जो एंगुलर मोमेंटम L है ये क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, ओके। कोणीय संवेग है वो क्या रहेगा, हमेशा सुरक्षित रहेगा। R मिनिमम रहेगी, R मिनिमम है तो mv क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ये क्या थी, पेरिहीलियन थी, तो ये अपने पास आ जाएगा एपिहीलियन, एपिहीलियन, ठीक है, इसका नाम मुझे ढंग से नहीं आ रहा, आप देख लेना। दूसरा है अपोगी, ठीक है। तीसरा है फार्थेस्ट पॉइंट, फार्थेस्ट वो नियरेस्ट था, ये कौन सा है, फार्थेस्ट पॉइंट। यहां पे R क्या होगी, मैक्सिमम, तो V क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M V मैक्सिमम R मिनिमम बराबर मास तो वही रहेगा ऊपर का, V मिनिमम और R मैक्सिमम, ठीक है। इससे भी आप इनका रिलेशन निकाल सकते हो, ओके। और इसके बाद आता है आपके पास 2 नंबर लो ऑफ एरिया। इसके बाद आपके पास आता है लो ऑफ एरिया। लो ऑफ एरिया क्या कहता है कि डेल A बाय डेल टी, इक्वल टाइम के अंदर हमेशा क्षेत्रफल जो होगा ना वो क्या रहेगा, किया जाएगा, इक्वली कवर किया जाएगा, ओके। जैसे कि आप यहां देख लो, ये इसको यहां कर दो और नजदीक कर दो, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी रहे। तो यहाँ मान लो dt टाइम के अंदर इन्होंने इतना एरिया कवर किया, और जब ये यहाँ थे तो इन्होंने dt टाइम के अंदर इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो जो एरिया होगा ना, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, अगर टाइम सेव है तो जो एरिया किया गया, एरिया जो है कवर किया गया एरिया होगा वो क्या रहेगा, अपने पास सेम टू सेम रहेगा, ओके। किया गया कवर किया गया एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। निकालने का तरीका आपको थोड़ा बता देता हूं। ये आता कितना, ये आता है L/2m, कितना आता है, L/2m आएगा, ठीक है। L वेक्टर बटा 2m आएगा, जहां L वेक्टर क्या है, कोणीय कक्षीय संवेग है, और जो 2m m क्या है, जो उपग्रह है आपका उसका मास है, ठीक है। निकालने का तरीका बताऊं, निकालने का तरीका वैसे तो जरूरी नहीं है, फिर भी देख लो आप।
ये त्रिभुज बन गया एक तरीके का, और ये छोटा हो तो ये लगभग क्या बन गई, दूरी बन गई, ठीक है। और ये दूरी बन गई, ठीक है। v वेग से भाग रहा था, v वेग से जा रहा है मान लो, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, v गुणा dt। और ये अपने पास कितना है, ये तो r है ही, ये तो r है ही, ये हो गई v dt, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल आ गया इस त्रिभुज का वो कितना आ गया डेल a बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है, r ही है, आधार त्रिज्या r ही तो है, और ऊंचाई कितनी होगी, v dt हो गई। ओके, m से ऊपर गुणा m से नीचे गुणा, m v r क्या बन गया, l बन गया, dt इसके भाग में चला जाएगा, m नीचे है ही, तो ये अपने पास बन गया, यहीं से देख लो, m v r l बन गया, 2m नीचे आ गया, डेल टी इसके नीचे चला गया, तो dA बटा dt अपने पास कितना आ गया, l वेक्टर बटा 2m आ गया, है ना। लॉ ऑफ एरिया इसे कहते हैं कि समान समय के अंदर समान क्षेत्र को क्या करेगा, ये कवर करेगा, ठीक है। तीसरा जो अपने पास है वो है अपने पास, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी, ठीक है। ये जो अपने पास है ना, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी की समान समय के अंदर ये क्या करेगा, समान दूरी तय करेगा, समान क्षेत्रफल क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ओके, तीसरा है अपने पास इसके बाद पॉइंट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड प्रूव करने की नीड नहीं है इसकी, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रूव का आइडिया देता हूं, ठीक है। प्रूव का आइडिया देखो, अपने पास प्रूव क्या करना है, टी स्क्वायर समानुपाती होगा a क्यूब के, ठीक है। प्रूव करने का तरीका बताऊं, r समानुपाती आ गया a की पावर 3/2, यहां पे a क्या है, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष है, जिसे आप कह दो सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस आप समझते हैं, इस तरीके से कुछ है, तो ये वाला सेमी मेजर होता है, ये सेमी माइनर होता है। निकालने का तरीका, ठीक है, जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी कितनी होगी 2 पाई कैपिटल R, दूरी बटा वेग, बटा वेग, यहां क्या आएगा v, ओके। और r बटा v का मान चाहिए। अब गुरुत्वाकर्षण नियम जो लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, वो किसकी वजह से लग रहा है, वो क्या देगा तुम्हें, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, तो mv² बटा r, और यहां आ जाएगा gmm बटा r²। गुरुत्वाकर्षण बल क्या दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, r से r गया, यहां क्या आ गया, v² का मान आ गया gmm बटा rm, तो v² का मान आ गया gmm बटा r इंटू स्मॉल m, स्मॉल m से स्मॉल m काट दो, v² आपके पास आ गया gm बटा g कैपिटल M बटा r, है ना। v² का मान आ गया, आपको v का मान चाहिए तो क्या करो, इसका रूट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 पाई r, ये आ जाएगा रूट gm, और ऊपर ही क्या आ गया, रूट आ गया r। समानुपाती का देखोगे तो यहां से t समानुपाती क्या आ गया, r की पावर 3/2। यही तो नियम है, यही तो नियम है आपके पास कि जो अपने पास आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, आवर्तकाल क्या रहेगा, जो दीर्घ अक्ष होगी उसकी 3/2 घात की क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने जो कंप्लीट गुरुत्वाकर्षण चैप्टर था वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब काफी स्पीड से चल रहा है, तो उम्मीद करता हूं सितंबर के एंड तक अपने ये जो कोर्स है अपना क्रैश कोर्स वाला ये फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ बने रहें, सपोर्ट करते रहें, ठीक है। कमेंट करें अपना, आपको अच्छा जो पार्ट लगा लेक्चर का वो कमेंट करें, अपने सजेशंस बताएं, आपकी क्या क्या हेल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं आप हमें बता सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।